हाँ जी बच्चे, तो बेटा अब हमारी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। और अभी आपको मैं यही बता रहा था बच्चे लास्ट वीडियो के एंड में कि सब्स्टिट्यूशन एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट ही है। जैसे वहां पर बच्चे क्या होता था, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती थी, यहाँ पर भी एक एटम दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन ये मत समझ लेना अगर एक एटम दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है तो इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है जो डिस्प्लेस कर रहा है। तो कहते हैं यहाँ साफ साफ लिखा बेटा, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम, हमारे जो कार्बन के कंपाउंड है कहते हैं उनमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटाकर यदि कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लग जाए, जैसे कि इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन हट गया तो ये CH3 रह गया और उसकी जगह एक क्लोरीन आ गया। क्योंकि सर दोनों क्लोरीन क्यों नहीं आए भाई, ये बड़ी क्लासों में आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं बता भी दूंगा, जब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो मैं इसकी मैकेनिज्म करवा दूंगा आपको कि किस तरह से बॉन्ड टूटता है। तो बेटा जब एक हाइड्रोजन जाएगा तो CH3 रह गया और एक क्लोरीन आ गया तो CH3Cl बन गया। जो एक बचा हुआ क्लोरीन था और जो निकलने वाला हाइड्रोजन था वो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। तो आपने देखा जैसे कि हम मीथेन को यदि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाए, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा ये वाली जो खासकर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, नहीं, लेकिन जो क्लोरीनेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी एक क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो इसलिए इसको क्लोरीनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो क्लोरीनेशन वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अगर आप क्लोरीन की जगह क्या लिया बेटा, ब्रोमीन ले आओ तो उसको ब्रोमिनेशन बोल देंगे, आयोडीन लिया हो तो आयोडीनेशन बोल देंगे। क्लोरीनेशन के लिए सनलाइट की जरूरत होती है लेकिन ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं होती। और एक ध्यान देने वाली चीज बेटा, कहते हैं जब भी सब्स्टिट्यूशन होगी तो सैचुरेटेड कंपाउंड होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाले। लिखे रखा है ना, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। समझ में आ गई? तो अगर आपको कोई कह दे ना कि डिफरेंस कैसे बताओगे कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो आप कह सकते हो कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं। तो इसका मतलब ये डिस्टिंक्शन हो गई। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं सैचुरेटेड यानी कि एल्केन को किन से, एल्कीन और एल्काइन से। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा हमारी ये कंप्लीट होती है क्या, हमारी कंप्लीट होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। अब बेटा बिल्कुल लास्ट पे है, हम लास्ट पार्ट पे हैं इस यूनिट के। तो 4.11 जो आर्टिकल है बेटा वो है इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहला जो कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं इथेनॉल। आजकल आपने देखा होगा सैनिटाइजर बहुत ज्यादा मिल रहे हैं मार्केट में, तो सैनिटाइजर में यही इथेनॉल डला होता है। शराब के अंदर भी इथेनॉल होता है, तो ये मत समझ लेना कि शराबियों को कोरोना नहीं होगा। तो इथेनॉल या जो इथाइल अल्कोहल होता है बेटा, अब उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करने जा रहे हैं हम कि वो कैसे बनता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। और आज बेटा यही का आपको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कंप्लीट ही लगभग आपको ये करवाऊंगा। उसके बाद बेटा हम कल अगली वीडियो में, जो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी इस यूनिट की, वो इथेनोइक एसिड करवाएंगे आपको। तो इथेनॉल क्या है, कहते हैं इथेनॉल को ज्यादातर हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अल्कोहल तो लेकिन बहुत सारे होते हैं। कहते हैं ये जो इथेनॉल है ये ज्यादातर जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है, जो मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है, बियर, विस्की, वाइन, उसके अंदर डला होता है। और बहुत सारे हमारे सिरप भी होते हैं, खांसी की दवाइयाँ भी होती है जहाँ पर जिसमें इथेनॉल डला होता है लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, तो जो ये इथेनॉल है या इथाइल अल्कोहल है, ध्यान रखना ये है इसका कॉमन नेम। मैंने बताया था ना एक कॉमन नेम होता है, और ये है बच्चे IUPAC नेम। फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। इसको खोल कर लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3CH2OH। तो आपने देखा बेटा जो इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, या इथेनॉल होता है, ये इसको हम ग्रेन अल्कोहल ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो कंपनियां हैं जो ये वाइन बनाती हैं, शराब बनाती है, ये इसको कहां से प्राप्त करती हैं, धान्य फसलों से, अनाज से, चावल से। ठीक है, और कहते हैं अल्कोहल मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, आपको पता है चीनी से ही बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम चीनी को का फर्मेंटेशन करवा दे, चीनी के अंदर क्या डाल दे, जैसे कहते हैं देसी शराब बनती है जूस से, रस से, वैसे ही अगर हम, क्योंकि उनके अंदर शुगर होती है, अगर हम चीनी के अंदर थोड़ा यीस्ट डाल दे और क्या करे, चीनी के अंदर यीस्ट डाल के पानी डाल के उस बर्तन को बंद कर दे 10-15 दिनों के लिए, तो वो चीनी धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कोहल में। अल्कोहल यानी कि इथेनॉल एक बहुत बढ़िया सोलवेंट भी है, जो आपके कोलिन या क्लीनर आते हैं ना, उनके अंदर भी डाला होता है। अल्कोहल का इस्तेमाल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल का इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में भी होता है।
कफ सिरप में होगा, बहुत सारे टॉनिक्स में होता है। कहते हैं अगर कम क्वांटिटी में पिया जाए इस अल्कोहल को, इथेनॉल को, तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में पी लोगे तो आपको पता है कम क्वांटिटी में पियोगे थोड़ा सा ड्रंकनेस में नशा हो जाएगा, लेकिन ज्यादा अमाउंट में पियोगे तो बेटा आपको पता ही है फिर तो इंसान मरेगा ही। उसके बाद है कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैसे करी जाती है। ये प्रिपरेशन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है व्यापारिक स्तर पर कैसे बनाया जाता है। तो कहते हैं इथेनॉल को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है निम्नलिखित तरीकों से। पहला तो बेटा आपको पता चली गया है, स्टार्च या शुगर ले लो और उसका फर्मेंटेशन करवा दो, यीस्ट डाल के, खमीर डाल के, और उसको रख दो। और उसके बाद बेटा 10 से 15 दिन के अंदर ये जो स्टार्च होगा, 10 से 15 दिन के अंदर जो स्टार्च या शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में बेटा, अल्कोहल में। जैसे कि एग्जांपल स्टार्च, आपका जो चावल का मांड होता है ना, उसके अंदर एक एंजाइम डाल दो डाइस्टेज, तो आप कहोगे सर स्टार्च से कहीं नहीं बना अल्कोहल, पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, माल्टोज में, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। फिर माल्टोज के अंदर अगर माल्टेज डाल देंगे तो ग्लूकोज बन जाएगा, और फिर ग्लूकोज के अंदर जाइमेज डाल देंगे तो अंत में हमें क्या मिल जाएगा, हमारा इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। चीनी का भी ऐसे है, चीनी को हम सुक्रोज बोलते हैं, उसमें एक एंजाइम डाल देंगे, या तो यीस्ट डाल दो या इन्वर्टेज डाल दो, तो चीनी से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर ग्लूकोज के अंदर जाइमेज डाल दो, जैसे कि ऊपर डाला था, ग्लूकोज के अंदर जैसे ही जाइमेज डलेगा, ग्लूकोज चाहे ऊपर बने चाहे नीचे वाले तरीके से बने, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और तरीका बेटा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम अमाउंट में बनेगा, जो हमारी एल्कीन होती है उसमें अगर हम वाटर ऐड करवा दें, H2SO4 क्या करेगा, वाटर को ऐड करवाने का के लिए काम में लाया जाता है, इसलिए हम H2SO4 को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटिंग एजेंट। तो तब हमारा ये इथीन है ना, 2 कार्बन वाले अल्कोहल यानी कि इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जो प्योर इथेनॉल होता है बेटा वो बिल्कुल पानी जैसा कलरलेस होता है और उसकी अच्छी स्मेल होती है, लेकिन जीभ पर रखोगे तो तीखा टेस्ट होता है। अगर खुला छोड़ दिया जाए तो उसके वाष्प बन जाएंगे, उड़ जाएगा, जैसे हमारा सिपरेट उड़ जाता है। ठीक है, इथेनॉल हल्का होता है पानी से, अगर पानी के ऊपर डालोगे तो पानी के ऊपर तैरेगा। इथेनॉल पानी में घुल जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो आपने देखा, काश ये इथेनॉल पानी में ना घुल सकता तो शराबी कभी भी शराब ना पी पाते और कितना बढ़िया फायदा हो जाता बेटा। कहते इथेनॉल जो है ना वो एक कोवलेंट कंपाउंड है। खैर बेटा तो आपको पता ही है, जितने भी ऑर्गेनिक या कार्बनिक कंपाउंड है सारे कोवलेंट होते हैं, आयनिक तो होते ही नहीं। तो कहते हैं आगे और लिख रखा है, कहते हैं एंड डज नॉट आयनाइज इजिली इन वाटर। कोवलेंट है, पानी में मैं मानता हूँ भाई इतनी जल्दी नहीं घुलता, ठीक है, लेकिन घुल जाता है। और साथ साथ बेटा कोवलेंट कंपाउंड तो आयन प्रदान करते ही नहीं है, इस कारण से वो बैड कंडक्टर भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं बेटा, इथेनॉल एसिडिक होता है, और एसिडिक है तो आपको लगेगा सर ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, नहीं, तो ये लिटमस के रंग को चेंज नहीं कर पाता एसिडिक होने के बावजूद भी। इसका मतलब ये बहुत ही वीक एसिड है। का स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो जो शराबी लोग हैं थोड़ी सी पीते और मर जाते। केमिकल या पीते ही ना बेटा, क्यों किसी को मारे हम भी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, कहते हैं इथेनॉल एक बहुत ही रिएक्टिव सब्सटेंस है, आग पकड़ लेता है, हाईली इनफ्लेमेबल है और बहुत सारी मेटल से रिएक्ट कर जाता है इजीली, जैसे कि आपने पढ़ाई होगा बच्चे। ठीक है, मेटल ऑन मेटल लेसन में। उसके अलावा देखो लिख रखा है ना, मेटल के साथ तो रिएक्ट कर लेता है, खासकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हमारा KMnO4 है उसके साथ भी रिएक्शन कर लेता है। तो बेटा कल करवाऊंगा मैं आपको इसकी बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज, क्योंकि अब हो जाएगा, नहीं तो वीडियो काफी लेंथी, क्योंकि पिछली जो मैंने 2 वीडियो बनाई है बेटा, क्योंकि बीच में थोड़ा फोन आ गया था तो कट गई थी, तो 2 वीडियो बनाई है बेटा। कल हम स्टार्ट करेंगे इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज से, और कल हम कोशिश करूंगा बेटा कि ये कंप्लीट हो जाए लेसन, और परसों से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाए। थैंक यू।